नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। खबरदार में आज करेंगे विश्लेषण कल मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक की। साथ ही आपको बताएंगे क्या 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ सकता है, पुलिस वालों पर कोरोना का संकट अचानक कैसे बढ़ गया, और मौलाना साद के डॉजियर में क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश के 5 शहरों के आंकड़े जहां कोरोना का सबसे ज्यादा कहर बरपा हुआ है। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हुए हैं और उसके जरिए हम आपको स्पेशल ग्राफिक्स के जरिए आज के आंकड़े दिखाते हैं कि कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा परेशानी इस कोरोना ने ढाया हुआ है। और इसमें सबसे पहले नंबर पर आ जाता है महाराष्ट्र। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से निकलकर सामने आए हैं और महाराष्ट्र की स्थिति ये देखिए। महाराष्ट्र में मुंबई सबसे ज्यादा हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई की स्थिति 5049 मामले मुंबई में अब तक शहर में आ चुके हैं। 191 लोगों की मौत हुई है। 5 शहर जहां पर कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। पहले नंबर पर मुंबई महाराष्ट्र राज्य के हिसाब से, वहीं राजधानी दिल्ली 2625 मामले राजधानी दिल्ली से सामने आए हैं जहां पर 54 लोगों की जान गई है। 5 शहरों पर कोरोना का कहर, उसके ये आंकड़े। अहमदाबाद में 2003 मामले सामने आए हैं, 86 लोगों की जान गई है। इसके बाद अगला शहर आपको दिखाते हैं इंदौर। 1176 मामले इंदौर से सामने आए हैं, 57 लोगों की मौत इंदौर में हुई है। और आखिरी शहर जयपुर जहां पर 798 मामले सामने आए हैं, 19 लोगों की जयपुर में जान गई है। जबकि राज्यों के हिसाब से अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर है महाराष्ट्र, उसके बाद बारी आती है गुजरात की, तीसरे नंबर पर राजधानी दिल्ली। ये टॉप 3 वो राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना का संकट है। और 5 शहरों का हाल भी हमने आपको दिखा दिया है। कुल मिलाकर देश में वहीं एक्टिव मरीजों की तादाद की बात करें तो 20,000 के करीब ये आंकड़ा जा पहुंचा है। और महामारी पर लगाम लगाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन है। लॉकडाउन के दूसरे चरण के बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के तमाम मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने वाले हैं। माना जा रहा है कि लॉकडाउन को बढ़ाने का मुद्दा इस बैठक में सबसे ज्यादा अहम रहने वाला है। 19 दिनों के लॉकडाउन 2 के 12 दिन बीत चुके हैं। अभी 1 हफ्ता बाकी है। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 20,000 के करीब है। उड़ानें बंद हैं, ट्रेन बंद है, माल ढुलाई के अलावा ट्रांसपोर्ट भी बंद है। इन सब के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी मुख्यमंत्रियों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में तमाम मुद्दों पर बात होगी। इस बैठक से पहले कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कुछ बातों के संकेत दे दिए। उद्धव ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को घर भेजने पर बात चल रही है, लेकिन अभी उन्हें धैर्य रखना होगा। मजदूर है जो महाराष्ट्र के बाहर के लोग हैं, यहाँ अटके हुए तो नहीं है, लेकिन जो अपना घर जाना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं। हमारी बात चल रही है, जल्द से जल्द रास्ता निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। लेकिन एक बात जरूर, ट्रेन तो नहीं शुरू होने वाली, कोई भीड़ नहीं चाहिए। अगर भीड़ होगी तो वापस पाबंदी लगानी होगी। जो भी सूचनाएं सरकार की ओर से मिलेगी आप तक पहुंच जाएंगी, और जब भी संभव होगा सारे लोगों को अपने अपने गांव, अपने अपने घर, जैसे महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, अन्य राज्य है, एक दूसरे की सहायता करते करते हम ये आदान प्रदान करेंगे, जरूर करेंगे। महाराष्ट्र और खास तौर पर मुंबई में कोरोना संक्रमण को देखते हुए उद्धव ठाकरे इस मूड में नहीं कि लॉकडाउन को अचानक से हटा दिया जाए या लोगों की आवाजाही को इजाजत दी जाए। उन्होंने लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि अगर महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण को कई गुना बढ़ने से रोका जा सका तो इसके पीछे वजह एक ही है, लॉकडाउन। ही परिस्थिती आहे, ही परिस्थिती केव्हा संपणार, लॉकडाऊन कधी संपणार? प्रत्येकाच्या या परिणाम दुष्परिणाम हे होत असतात। लॉकडाऊनचे नक्कीच काही चांगले परिणाम आहेत। लॉकडाऊनमुळे मी एक गोष्ट नक्की सांगेन, आत्मविश्वासाने सांगेन की लॉकडाऊनमुळे आपण हे जे संकट जे गुणाकारात वाढत जातं त्याचा वेग हा संत ठेवण्यामध्ये नक्की यशस्वी झालेलो आहोत। मुंबई के बाद दिल्ली में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए।
मुख्यमंत्रियों के साथ दूसरी बैठक के दौरान पीएम मोदी ने जान भी जहान भी का संदेश देकर आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के संकेत दिए थे। उसके मुताबिक जहां हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन नहीं है, वहां कुछ रियायतों को लेकर गृह मंत्रालय का आदेश भी आया, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री फिलहाल ज्यादा रियायत देने के मूड में नहीं है। कोई डीडीए मार्केट नहीं खुलेगा, कोई ये मार्केट वो, कोई मार्केट नहीं खुलेंगे, कोई शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे, लेकिन जो रेजिडेंशियल एरियाज में इक्की दुक्की दुकानें होती हैं, स्टैंड अलोन कोई दुकान है, नेबरहुड की कोई दुकान है, इक्की दुक्की इस तरह की जो दुकानें हैं, उनको खोलने की इजाजत केंद्र सरकार ने दी है। वो दुकानें दिल्ली में भी खोली जाएंगी। दरअसल कोरोना से लड़ाई अब अलग अलग राज्य ही लड़ रहे हैं। केंद्र से उन्हें निर्देश भले ही मिल रहे हों, लेकिन साधन संसाधन के लिहाज से उन्हें हालात से खुद ही निपटना पड़ रहा है। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अच्छी तरह समझते हैं। मन की बात में उन्होंने हौसला बढ़ाने के साथ ही राज्यों की जमकर तारीफ भी की। मैं हमारे देश की राज्य सरकारों की भी इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि वो इस महामारी से निपटने में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकारें जो जिम्मेदारी निभा रही हैं, उसकी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका है। उनका ये परिश्रम बहुत प्रशंसनीय है। अब सवाल उठता है कि सोमवार की बैठक में पीएम मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच क्या बात होगी। माना जा रहा है कि पीएम मोदी तमाम राज्यों से कोरोना से जंग पर फीडबैक लेंगे, कोरोना वायरस से लड़ाई में उनके अनुभवों को जानेंगे, उनकी मुश्किलों को जानेंगे और केरल जैसे राज्यों ने कोरोना को हराने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, ये भी जानना चाहेंगे। इसके अलावा अगर राज्यों की चिकित्सा संबंधी कोई जरूरत है तो वो भी प्रधानमंत्री को बता सकते हैं। इसके अलावा इस मीटिंग का बड़ा मुद्दा होगा लॉकडाउन। लॉकडाउन पर 3 मई के बाद क्या होगा? 14 अप्रैल को हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद ही केंद्र सरकार ने 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया था। इसके पहले पीएम मोदी ने 11 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी। इस बैठक में ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को बढ़ाए जाने पर सहमति दी थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को लॉकडाउन से कुछ रियायतें दी हैं, लेकिन उड़ानें बंद हैं, ट्रेनों की आवाजाही भी थमी हुई है। राज्यों के भीतर और अलग अलग राज्यों के बीच ट्रांसपोर्ट भी बंद है। इन्हें कैसे और कब चालू करना है, इसकी रणनीति राज्यों से मिलने वाले फीडबैक के बाद ही बनेगी। आज तक ब्यूरो। तो जान भी जहान भी इसी मंत्र के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से देश के अलग अलग हिस्सों के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ यह अहम बैठक। आपको बताते चले कि फर्स्ट लॉकडाउन 21 दिनों का था, उसके बाद 19 दिनों का दूसरा लॉकडाउन, पार्ट 2 कुल 40 दिनों का लॉकडाउन 3 मई को खत्म होगा और 3 मई के बाद आगे क्या किया जाए, इसको लेकर कल की बैठक काफी ज्यादा अहम रहने वाली है। फिलहाल लॉकडाउन 3 मई तक लागू है। इसे बढ़ाने पर फैसला राज्यों से मिले फीडबैक के आधार पर ही लिया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार लॉकडाउन से वापसी की रणनीति भी तैयार करने में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि अगले दौर में बहुत कुछ राज्यों के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। लॉकडाउन के 1 महीने से ज्यादा बीत गए। कोरोना के मामले बढ़ तो रहे हैं, लेकिन रफ्तार काबू में है। लॉकडाउन नहीं होता तो शायद कोरोना की तस्वीर कुछ और होती। जरा एनसीडीसी के इन आंकड़ों पर नजर डालिए। लॉकडाउन के पहले हफ्ते में कोरोना के मामले हर 5.2 दिन में दोगुने हो रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के चौथे हफ्ते में कोरोना के मामले दोगुने होने की रफ्तार घटकर 8.6 दिन पहुंच गई है। आंकड़ों से साफ है कि लॉकडाउन का फायदा हो रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या सरकार लॉकडाउन बढ़ा सकती है या फिर लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से छूट दी जा सकती है? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर प्रधानमंत्री कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल तो 3 मई तक ही लॉकडाउन है। सरकार के भीतर ये कहा जा रहा था कि एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा होगी, तो वो चर्चा हुई है क्या अभी तक? अभी पूरे 8 दिन बाकी हैं। अभी से टू अर्ली टू से कि इसको क्या करना होगा। मुझे लगता है कि 1 तारीख के आसपास जाके स्टार्ट करेंगे इसके बारे में।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की बात से साफ है कि राज्य सरकार फिलहाल लॉकडाउन में छूट देने के हक में नहीं। दिल्ली की तरह कई दूसरे राज्य भी शायद लॉकडाउन बढ़ाने का मन बना चुके हैं। उन राज्यों में महाराष्ट्र भी है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। मुमकिन है कि केंद्र सरकार इस बार लॉकडाउन का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ सकती है। माना जा रहा है कि जिन राज्यों में केस काफी कम है वहां प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है। ऐसे कई राज्य हैं जहां कोरोना केसों की संख्या अभी भी कुछ दर्जन तक सीमित है और अधिकतर केस कुछ ही जिलों में सिमटे हुए हैं। ऐसे राज्यों को कंटेनमेंट जोन के अलावा अन्य जगहों पर लोगों के घर से बाहर निकलने और कामकाज करने की इजाजत दी जा सकती है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूरी किया जाएगा। राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों पर रोक पहले की तरह जारी रखी जाएगी। अब ये देखना पड़ेगा पूरे देश में कि लॉकडाउन से 40 दिन से ज्यादा की अवधि पूरी कर चुका कंट्री क्या क्या परेशानियां दूसरी हो रही है, उनको अगर हम देखेंगे पहले तभी इस पे दोबारा, क्योंकि लॉकडाउन आखिर कितने दिन तक चलेगा ये भी एक प्रश्न आम आदमी के दिमाग में है। अभी बिहार में भी 22 तारीख को ही हम लोगों ने लॉकडाउन कर दिया था और 16 मार्च को बिहार का असेंबली बंद कर दिया नीतीश जी ने। और जब 22 तारीख के बाद हमारा काम सब रूरल एरिया में थोड़ा शुरू हुआ है, चीजें बदली हैं। अब 27 को क्या लाइन लेते हैं वो तो भारत सरकार और प्रधानमंत्री को तय करना है जब मुख्यमंत्रियों के साथ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जो हम लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है और ये जरूर बड़े स्केल पे स्प्रेड कर जाता। इस बीच आगे की रणनीति बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ माथापच्ची शुरू कर दी है। शनिवार को कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी समेत विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की। उन्होंने गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक आर्थिक गतिविधियों की बहाली और प्रवासी मजदूर समेत कई दूसरे मुद्दों पर चर्चा की। शायद यही वजह है कि ज्यादातर राज्य लॉकडाउन को लेकर केंद्र के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कि लॉकडाउन को अगर हम कभी खोलेंगे भी तो बहुत स्टैगर्ड वे में खोलना पड़ेगा और लॉकडाउन सिर्फ खोले और स्थिति खराब हो जाए, हम वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो स्टेजेस में खोलना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ बात करके एक स्टेजेस में अगर हम खोलेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था को हम कब तक ठप रखेंगे। लोग अगर परेशान होंगे, उनका वो सस्टेनेबिलिटी नहीं है, आर्थिक ताकत नहीं है, तो कब तक लोग अपना रोजगार के बिना रह सकते हैं। गरीबी दोबारा फैल जाएगी, बहुत बुरे हाल हो सकते हैं। वैसे लॉकडाउन में अगर छूट मिलती भी है तो इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि कोरोना खत्म हो गया है। कोरोना तभी खत्म होगा जब हम जिम्मेदारी और समझदारी दिखाएंगे। आज तक ब्यूरो। क्या कोई और भी वजह है जिससे ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन 16 मई तक बढ़ सकता है? आपको दिखाते हैं एनसीडीसी यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का ग्राफ, जिसमें यह अनुमान लगाया गया है कि मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से अगर लॉकडाउन लागू रहा तो 16 मई तक कोरोना का ग्राफ एकदम नीचे आ जाएगा, यानी कोरोना मरीजों की तादाद ना के बराबर रह जाएगी। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब लॉकडाउन के नियमों का पालन सख्ती से किया जाए। इस ग्राफ पर गौर से आप नजर डालें। ये ग्राफ ये बताता है कि स्थिति कैसी रही तो 16 मई, वरना उसके पहले कई ऐसे सवाल हैं जिसका फैसला कल हो जाएगा। लोग घरों में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तमाम एहतियात अगर बरतें तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सकता है और यही सबसे ज्यादा जरूरी है। और इन सब के बीच चीन के वुहान से खबर आई है कि वहां पहली बार कोरोना के मरीजों की संख्या गिरकर 0 हो गई है, यानी वहां के अस्पताल में अब कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। वुहान में आखिरी मरीज शुक्रवार को ठीक हो गया। ये वुहान के लिए इस मायने में बड़ी कामयाबी है कि उसे 76 दिनों के लॉकडाउन के बाद 8 अप्रैल को खोला गया था। शनिवार को एक भी नया केस सामने नहीं आया और आखिरी मरीज ठीक हो गया है। दिसंबर के आखिर में वुहान में कोरोना संक्रमण के मामले नजर में आए थे और समय के साथ मरीजों की संख्या 50,000 के पार चली गई थी। लेकिन हिंदुस्तान की बात करें तो इस वक्त मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। वहीं हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट इलाकों में तैनात पुलिस वालों को कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा है। दिल्ली में अब तक 31 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। भिवानी निवासी दिल्ली पुलिस का एक जवान 2 दिन पहले चरखी दादरी महिला थाने से आया था। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद थाने के 9 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में करीब 96 पुलिसकर्मी संक्रमित हैं। इनमें 40 पुलिसकर्मी केवल मुंबई से हैं, जबकि 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है।
52 साल के हेड कांस्टेबल संदीप सुरवे और 57 साल के हेड कांस्टेबल चंद्रकांत पेंडुरकर कोरोना से जंग हार चुके हैं। मध्य प्रदेश में 34 पुलिस वाले कोरोना से संक्रमित हैं। इनमें इंदौर के 12 पुलिसकर्मी हैं, जबकि उज्जैन में 59 साल के और इंदौर में 45 साल के 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। आज पीएम मोदी ने मन की बात में डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों के योगदान की सराहना की। हमारे पुलिसकर्मी आज गरीबों, जरूरतमंदों को खाना पहुंचा रहे हैं, दवा पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से हर मदद के लिए पुलिस सामने आ रही है, इससे पुलिसिंग का मानवीय और संवेदनशील पक्ष हमारे सामने उभर करके आया है। कोरोना वॉरियर्स के साथ हिंसा, उत्पीड़न और उन्हें किसी रूप में चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ बेहद सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। हमारे डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स और ऐसे सभी लोग जो देश को कोरोना मुक्त बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं, उनकी रक्षा करने के लिए ये कदम बहुत जरूरी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बेहद अहम बात। और अब बात पूरे देश में कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोपी की। दिल्ली मरकज का मुखिया मौलाना साद कल क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकता है। मौलाना साद के वकील ने दावा किया है कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस बीच क्राइम ब्रांच ने साद की पूरी जन्म कुंडली तैयार कर ली है। मौलाना साद जहां भी है, ज्यादा दिन तक पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं पाएगा, क्योंकि पुलिस के हाथ लगी है मौलाना साद की जन्म कुंडली। मौलाना साद पर एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ जहां क्राइम ब्रांच पूरे मामले की जांच कर रही है, तो वहीं मरकज की फंडिंग को लेकर ईडी जांच कर रही है। इन सब के बीच आज तक के हाथ वो डोजियर लगा है, जिसमें मौलाना साद के एक एक राजदार का नाम लिखा है। दिल्ली पुलिस की फाइल के इस कागज पर सबसे पहले मौलाना की उम्र, पता, ठिकाना और पद का नाम दर्ज है। 50 साल के मौलाना साद के 2 ठिकाने हैं। एक तो यूपी के शामली का पैतृक घर और दूसरा दिल्ली के निजामुद्दीन की मरकज इमारत, जिसे कोरोना की फैक्ट्री बना दिया गया था। मौलाना अब ये जगह छोड़ चुका है। हालांकि मौलाना के दिल्ली के जाकिर नगर में होने की बात कही जा रही थी, लेकिन एक शक ये भी बनता है कि मरकज से भागकर मौलाना अपने पैतृक घर शामली में छिपा बैठा हो। इसीलिए दिल्ली पुलिस की एक टीम कल मौलाना की तलाश में शामली भी पहुंची थी, लेकिन खाली हाथ लौटी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम थाना कांधला पर आई थी। वहां से कांधला पुलिस की एक टीम को साथ लेकर वो कांधला कस्बा में स्थित मौलाना साद के पुश्तैनी फार्म हाउस में पहुंचे। वहां पर उन्होंने जो मौजूद लोग मिले उनसे पूछताछ की, उनसे जानकारी प्राप्त की तथा कई कमरों की वहां पर फार्म हाउस में तलाशी ली और अच्छे से जांच पड़ताल की। करीब 1.5 से 2 घंटे टीम फार्म हाउस पे मौजूद रही। उसके बाद वो लोग दिल्ली वापस लौट गए। मौलाना की जन्म कुंडली के दूसरे हिस्से पर नजर डालिए। इसमें उसके 3 बेटों का जिक्र है। करीब 35 साल का यूसुफ, करीब 26 साल का सईद और करीब 24 साल का इलियास। कानूनी तौर पर यही तीनों मौलाना के उत्तराधिकारी हैं और तीनों के ठिकाने मौलाना की ही तरह शामली और दिल्ली का मरकज दर्ज है, लेकिन फिलहाल तीनों के ठिकाने बदले हुए हैं। अब दिल्ली पुलिस की इस खास फाइल का सबसे खास हिस्सा, मौलाना का रिश्तेदार अब्दुल रहीम का ठिकाना। अब्दुल रहीम मौलाना साद का समधी है और दिल्ली के ही जाकिर नगर में 6 मंजिला इमारत में रहता है। माना जा रहा है कि और उसके बेटे भी आजकल इसी इमारत में मेहमान बने हुए हैं। हैरानी तो ये है कि मौलाना साद कह रहा है कि वो जहां भी है उसका ठिकाना पुलिस को मालूम है, लेकिन जब दिल्ली पुलिस से इस बाबत सवाल किया गया तो वो गोलमोल जवाब देने लगे। क्योंकि अभी क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसमें मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। एक्चुअली इसके बारे में क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी मुझे नॉलेज नहीं है। मौलाना साद ने आज तक को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा था कि उसने क्राइम ब्रांच के कहने पर कोरोना जांच करवाई है। साद के वकील के मुताबिक साद की रिपोर्ट निगेटिव आई है और कल क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकता है मौलाना साद। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। अब देखना महत्वपूर्ण होगा, मरकज मुखिया क्या कल क्राइम ब्रांच के सामने पेश होने के लिए जाता है या फिर नहीं।
इस खबर पर बनी रहेगी आज तक की नजर। और अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं डाकिये की, जो वैसे तो लोगों को कुछ संदेश पहुंचाते हैं, लेकिन आज वो जिंदगी के लिए जरूरी सामान देश के दूर दराज हिस्सों तक पहुंचाने में लगातार लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह की ये खास रिपोर्ट देखिए। डाकिया डाक लाया, 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 डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया। दशकों ही नहीं, सदियों से अगर हम कहें तो लोग पत्र के इंतजार में डाकिये का इंतजार भी करते रहे। समय बदला, पत्र की जगह पार्सल ने ली, और आज की तारीख में न सिर्फ खुशी का पैगाम, न सिर्फ दर्दनाक, बल्कि आज जब डाकिया आता है तो वो पैगाम लाता है जीवन का। डाक विभाग ने कोरोना काल के संकट को देखते हुए अपने किरदार में बहुत सारी तब्दीलियां की हैं, ताकि दूर दूर गांव में बैठे इंसान को भी दवाइयों की किल्लत कभी ना हो। ये जो गोल्डा खाना परिसर में हमारे 3-4 जो बड़ी कंपनियां हैं वो रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन भेज रही हैं। तो ये सारे मेडिसिन हैं? नहीं, ये जैसे पतंजलि आरोग्य केंद्र कोलकाता के लिए इन्होंने फेस शील्ड वगैरह भेज रहे हैं, और उधर ये लुपिन जो फार्मा कंपनी है, इसने सभी जगह पूरे भारतवर्ष में डॉक्टर्स के लिए पीपी किट, फेस मास्क, ग्लव्स वगैरह ये सब भेजे हैं। यहाँ जो हम देख रहे हैं ये सारे 4,500 के लगभग फेस मास्क और पीपी किट्स, ये हम 17 तारीख से बुक कर रहे हैं, और आज हमारा 600 पार्सल का कंसाइनमेंट है। ये पूरे इंडिया में अब यहाँ से जाएगा। तो मतलब पूरे इंडिया कहीं भी सुदूर दूर दूर तक जा रहे हैं, पूरा भारतवर्ष कवर कर रहे हैं। और डाक विभाग ने, हमारे निर्देशालय ने जो डेडिकेटेड रोड नेटवर्क स्टार्ट कर दिया है। अभी तक हम लोग जो कार्गो फ्लाइट्स था उसको यूज़ कर रहे थे, और हमारा खुद का भी जो व्हीकल्स हैं वो लोग मूव कर रहे थे, बट अब हमने डेडिकेटेड रोड नेटवर्क जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के हेडक्वार्टर को कवर कर रहे हैं, और उसके माध्यम से हम 4 से 5 दिन में कहीं पे भी भारतवर्ष में ये जो इसेंशियल आइटम है वो सब उपलब्ध करवाने में सक्षम है। कितने साल हो गए आपको? मुझे 33 साल हो गई। अच्छा। कभी ऐसा हुआ था कि सिर्फ एक ही तरह की चीजों को आप पहुंचा रहे हो हर जगह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब चीज आती है जी। हाँ। सब चीज आती है, स्पीड पोस्ट, पार्सल सब आता है जी। लेकिन अब आप लोग दवाइयाँ, पीपी किट्स, चिकित्सा से जुड़ी सारी चीजें भेज रहे हैं। ज्यादातर जो मेडिकल की किट आ रही है आरएमएल में, ज्यादातर उनको मान्यता दी जा रही है, बाकी डॉक्टर सारी बढ़ रही है, लेकिन इन पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। यानी कि जो एक तरफ स्वास्थ्य कर्मी वगैरह लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें एक लड़ाई आप लोग भी सड़कों पर ऐसे लड़ रहे हैं। हाँ जी मैडम, ताकि सबके घर पर पहुंचे। बस ग्लव्स नए लग गए हैं, मास्क पहले नहीं लगाते थे। हाँ जी मैडम, ठीक है। हाँ जी, पहले कुछ नहीं ऐसा होता था। आपको भी कितने साल हो गए? मेरे को 37 हो गए मेरा। 37 साल में कभी ऐसा समय देखा? कभी नहीं देखा जी ऐसा। ये पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ। हाँ। इस तरह की परेशानी जो झेलने को मिल रही है, हाँ। वाकई में कभी लाइफ में इस तरह का नहीं देखा। इसके बावजूद आप लोग निकल रहे हैं, वो दवाइयाँ दूर दूर तक। नौकरी हमारी ऐसी है तो हमें जाना पड़ता है। पैकेट भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, तो भाई जाना तो पड़ेगा ही। स्पीड भी बढ़ रही है, पार्सल भी बढ़ रहे हैं, रजिस्ट्री भी बढ़ रही है, ऑर्डनरी डाक भी बढ़ रही है, खूब बढ़ रही है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हमारा आज ही जैसे हमारे साथ शेयर कर रहे थे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल वेस्ट बंगाल कि वहाँ के एक पोस्ट मास्टर जिनको अपना काम करना है, तो वो 25 किलोमीटर साइकिल चला के अपने ऑफिस में आता है, फिर 25 किलोमीटर साइकिल चला के वापस जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे सभी जगह कर्मचारी को सब जगह ही ऐसी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, बट फिर भी वो लोग पूरा जुटे हुए हैं। और उनके मन में भी बहुत अभी एक ये भावना है कि ये अभी संकट की घड़ी है, तो हमें पूरा अपना जितना भी हो सके उसे शायद 1-2 कदम और आगे जाके हमें अपनी ड्यूटी करनी है। डाक विभाग के इतने लंबे इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि केवल एक प्रकार की चीजों को ही पहुंचाने का काम, उसका बीड़ा इस विभाग ने उठा लिया हो। और सिर्फ इतना ही नहीं है, जो कर्मचारी हैं दरअसल वो अपनी तरफ से पैसों का योगदान करके, उनका लक्ष्य है कि कम से कम 1 लाख लोगों का पेट भरें। और एक चीज जो हम कर रहे हैं कि एक आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, जिसमें हम लोग लोगों के घर में जाके पैसा देते हैं। तो उसमें जो लोग बैंक नहीं जा पाते हैं
बैंक बहुत दूर है, या कुछ लोग जैसे मतलब जो डिजेबल्ड है या जो बहुत बूढ़े लोग हैं तो उनके लिए कोई मतलब जैसे डिजेबल्ड है तो उनको हम घर में जाके उनको बायोमेट्रिक्स में उनका पैसा दे देते हैं। कोई भी बैंक में अगर आपका पैसा हो तो वो पैसा हम लोग उनके घर में लेके दे सकते हैं एक्चुअली। डाकिया डाक लाया, 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 डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, खुशी का पैगाम कहीं। कहते हैं जिसे झुकना आता है वो टूटता नहीं है। समय के साथ बदलाव अगर इस समय की मांग है तो उस मांग को पूरा कर रहा है डाक विभाग। दूर दूर प्रदेशों से, गांव से, कस्बों से अगर दवाइयों की मांग, किट्स की मांग, मेडिकल की आ रही थी तो डाक विभाग ने सोचा कि क्यों ना बाकी सारी चीजों को छोड़कर पहले जो कतार में आखिरी व्यक्ति है वहां तक पैसे पहुंचाने हों या फिर इस तरह के सामान सुदूर इलाकों में पहुंचाने हों, सिर्फ वही काम कोरोना के काल में किया जाए। हमने देखा है दुनिया के बड़े बड़े देशों को इस समय में अपने घुटनों पर आते हुए, लेकिन भारत में व्यक्ति हो या संस्थान वो बदलाव करके मदद का हाथ आगे बढ़ाकर देश के काम आना चाहते हैं। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली, आज तक। कोरोना काल में देश के कर्मवीर हैं, ये योद्धा हैं जो लगातार इस मुश्किल भरे वक्त में भी लोगों तक पहुंचकर अब उनकी उम्मीदों को और ज्यादा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। डाकियों की पूरी टीम की ये रिपोर्ट देखी आपने। उधर कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में तीनों सेनाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। इसी मुद्दे पर आज तक संवाददाता मंजीत नेगी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत से की है खास बातचीत। आप भी सुनिए। कोरोना महामारी के खिलाफ तीनों सेनाएं किस तरह से मोर्चा ले रही हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हैं। जनरल साहब, किस तरह की कार्रवाई तीनों सेनाओं की तरफ से इस वक्त जो कोरोना की महामारी पूरे देश में चल रही है उसकी की जा रही है? जैसे कि आप जानते हैं कि समय समय पर हमारे पास निर्देश आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, कैबिनेट सेक्रेटरी खुद इसकी समीक्षा कर रहे हैं, उनकी मीटिंग में भी हम शामिल होते हैं और वहां से जिस तरह के आदेश आते हैं इन आदेश का हम सही तरीके से पालन करते हैं। और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं इन पे हम सही तरीके से अमल कर रहे हैं। समय समय पर निर्देश सशस्त्र सेनाओं को दिए जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे डीजी आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज भी हैं जो अलग से आदेश निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें ये चाहिए कि अगर हमें अपने देशवासियों की मदद करनी है तो सबसे पहले हमें अपना बचाव करना होगा। और अपना बचाव करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अनुशासन और धैर्य के साथ काम करें। हमने जो हमारे को मेडिकल के लिए जो किट की जरूरत थी वो भी हमने प्रोक्योरमेंट शुरू कर दी है। जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में हमारे को वेंटिलेटर्स की जरूरत थी, कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड क्लोथिंग, खास करके मेडिकल के लिहाज से इसकी हमने डिमांड दे दी गई है और ये हमारे पास आने शुरू हो गए हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस वक्त हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, पीपी या वेंटिलेटर्स या सैनिटाइजर्स या अन्य कोई इक्विपमेंट की। और हमने अपने जो हॉस्पिटल तैयार किए हैं कोविड के लिए, खासकर अपने देशवासियों के लिए, ये अलग हॉस्पिटल हमने तैनात किए हैं पूरे रीजन में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर में। फोर्सेस के अंदर तीनों सेनाओं की बात की जाए तो उनकी क्या स्थिति है, चाहे उनमें जो कोविड का कितना असर हुआ? देखिए, हमारे जवानों को भी कुछ कुछ हद तक असर हुआ है, लेकिन क्योंकि मैंने बताया हम लोग धैर्य और अनुशासन के साथ कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए हमारे में इतना ज्यादा फैलाव नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अगर हमारे एक जवान या एक अफसर को भी अगर कोविड से संक्रमित पाया जाता है तो हमारे को उसके साथ अन्य जवानों को, अन्य अफसर लोगों को क्वारंटीन में करना पड़ता है। इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारा कोई भी जवान या अफसर इससे संक्रमित ना हो। लेकिन जहां जहां हमारे लोग संक्रमित हुए हैं हमने वहां क्वारंटाइन की प्रक्रिया पूरी तरह से करी है। हमने अलग से क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हैं। हम इस पर भी खास जोर दे रहे हैं कि अगर जैसे जैसे अब जवान 3 तारीख मई के बाद अगर कुछ ढील दी जाएगी मूवमेंट पे, हरकत करने पे, और हमारे जवान अगर छुट्टी से लौटेंगे या जिस तरह से हमारे लोग कोर्सेज से लौट रहे हैं कोर्स पूरा करने के बाद,
खास करके उत्तरी और पूर्वी कमांड में, जहां हमारे को इस वक्त सतर्क रहने की जरूरत है। वहां पर हम जवानों को पहले 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर रहे हैं, ताकि हमारे जो जवान बॉर्डर एरिया में डिप्लॉय हैं, हम नहीं चाहते कि उन लोगों पर इसका कोई असर पड़े। अभी तक मैं आपको बड़ी खुशी के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे जवान जो सरहद पे तैनात है, वहां पर आज तक एक भी केस नहीं आया है। हमारे पानी में चलने वाले जहाज या सबमरीन्स, उनमें भी कोई एक केस नहीं आया है। हमारे जो पायलट्स जो एयरक्राफ्ट की उड़ान भर रहे हैं या उसके साथ जो कार्रवाई कर रहे हैं, उनमें भी आज तक कोई एक सिंगल केस नहीं आया है। अगर ऐसे कोई केस आए हैं तो वो ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज में जो हमारे जवान शामिल हैं उनके ऊपर आए हैं। आपको लगता है कि कोविड की वजह से आने वाले दिनों में तीनों सेनाओं की जो तैयारियां हैं, रक्षा तैयारी, उस पर कहीं किसी तरह का कोई आर्थिक असर पड़ेगा? कोविड नहीं हुआ था, फरवरी के महीने तक हम लोग पूरी तरह से तैयार थे। तो वहीं पूरी दुनिया पर कोरोना का संकट मंडरा रहा है, लेकिन एक देश ऐसा भी है जो चीन का पड़ोसी होते हुए भी कोरोना से अछूता है। आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया इन दिनों 2 वजहों से सुर्खियों में है। एक तो कोरोना के एक भी मरीज वहां नहीं है, दूसरा वहां के तानाशाह किम उन जोंग की सेहत से जुड़ी तमाम अफवाहें सामने आ रही हैं। ये वही सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिसके सामने आने के बाद किम की सेहत को लेकर अटकलों का बाजार एक बार फिर गर्म है। इन तस्वीरों में उत्तर कोरिया के तानाशाह की वो प्राइवेट ट्रेन दिखाई दे रही है जिसका इस्तेमाल सिर्फ उनका परिवार करता है। सैटेलाइट तस्वीरों को जारी करने वाले वेबसाइट 38 नॉर्थ का दावा है कि किम की ये ट्रेन पिछले एक हफ्ते से देश के पूर्वी तट पर एक रिसोर्ट पर खड़ी है। रिसोर्ट का नाम वॉनसन है और जिस स्टेशन पर यह खड़ी है उसे लीडरशिप रेलवे स्टेशन कहा जाता है। पिछले कुछ दिनों से किम जोंग उन की सेहत को लेकर लगातार अफवाहों का बाजार गर्म है। जब किम 15 अप्रैल को अपने दादा किम इल सुंग की 108वीं वर्षगांठ के समारोह में दिखाई नहीं दिए तो पूरी दुनिया की नजरें उत्तर कोरिया पर टिक गईं। मीडिया संस्थानों और न्यूज वेबसाइटों ने दावा करना शुरू किया कि हृदय और दिमाग से जुड़े जटिल इलाज की वजह से किम की हालत बेहद गंभीर है। हालांकि 2 दिनों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि किम बिल्कुल ठीक हैं। We have a good relationship with North Korea, as good as you can have. I mean, we have a good relationship with North Korea. I have a good relationship with Kim Jong-un, and I hope he's okay. And somebody would say, "Oh, that's terrible." No, it's not terrible. I hope he's okay. And I think it was a fake report. किम जोंग उन आखिरी बार 11 अप्रैल को दिखाई दिए थे। साउथ कोरिया की वेबसाइट एनके ने दावा किया कि 11 अप्रैल को सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के पोलित ब्यूरो मीटिंग के बाद किम को सीधे अस्पताल जाना पड़ा। 15 अप्रैल किम की जिंदगी का सबसे बड़ा और अहम दिन होता है, फिर भी वो दिखाई नहीं दिए। यही वजह थी कि ये माना जाने लगा कि सब कुछ ठीक नहीं है। आधिकारिक तौर पर अमेरिका और दक्षिण कोरिया किम की सेहत से जुड़ी खबरों को लगातार खारिज करता रहा है, लेकिन देश भर के मीडिया संस्थान कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। सैटेलाइट तस्वीरें जारी करने वाले वेबसाइट नॉर्थ 38 ने दावा भी कर डाला कि करीब 250 मीटर लंबी ये ट्रेन 15 अप्रैल को यहाँ नहीं थी। हाँ, ट्रेन को 21 और 23 अप्रैल के बीच जरूर देखा गया। ऐसे में सवाल ये कि क्या किम स्वास्थ्य लाभ के लिए अपने इस रिसोर्ट में 21 अप्रैल को आए? बहरहाल चंद घंटे पहले सूत्रों के मुताबिक खबरें आई कि चीन ने डॉक्टरों की एक टीम उत्तर कोरिया भेजी। अब खबरों में यह भी दावा किया जा रहा है कि सोमवार को उत्तर कोरिया किम की सेहत को लेकर आधिकारिक ऐलान कर सकता है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।